नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। मॉम, कैसी हो? फोन पर अनामिका की चहकती आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता कैसी है? मॉम, वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा बदन चिपचिपाता रहता है। गर्मी तो यहाँ पर भी बहुत है। मोम, हम एसी लेने की सोच रहे हैं। यदि 10,000 आप दे दें तो बाकी हम अरेंज कर लेंगे। तुरंत उसने अपनी बात पर आते हुए कहा, बेटी तुम तो जानती हो कि अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्च हुआ है। लोन लिया है, उसे चुकाना है, ऊपर से मीरा की पढ़ाई का खर्च। ठीक है, तुम्हारे डैड से बात करूंगी। सविता ने बात वहीं समाप्त करने की गर्ज से कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह फोन पर ही वाद विवाद करने लगती। ठीक है मॉम, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन डैडी से जरूर पूछ लेना। अनामिका ने तुरंत उत्तर दिया। अनामिका ने फोन रख दिया था। एक बार फिर सविता की आंखों में सूनापन उतर आया। क्या हो गया है इस लड़की को, जो विवाह तय होते ही इतना बदल गई। लगभग आवश्यकता की हर वस्तु उन्होंने उसको दी है, और अब एसी की डिमांड। क्या उसे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके माता पिता उसके विवाह में इतना खर्च कहाँ से कर पाए हैं? यह सच है कि आज नई पीढ़ी की सोच में काफी परिवर्तन आया है। पुरानी पीढ़ी के विपरीत नई पीढ़ी अब भविष्य के नाम पर वर्तमान को कष्ट में नहीं बिताना चाहती। आज उसे पूरी गृहस्थी सजी सजाई चाहिए। शायद आज की पीढ़ी में धैर्य नाम की चीज ही नहीं बची है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। माता पिता ही बचपन से बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हुए यह नहीं सोचते कि जीवन में जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी होंगे। एक दिन जब उन्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, तब क्या वे इन कांटों को सह पाएंगे? सोचते हुए सविता ने एक लंबी सांस ली। अजय ऑफिस तथा मीरा कॉलेज जा चुकी थी। करने को कुछ नहीं था, अतः वह सदा की तरह बालकनी में कुर्सी पर आकर बैठ गई। उनका सारा समय यहीं व्यतीत होता है। वह यहीं बैठकर अखबार पढ़ने के साथ साथ सिलाई बुनाई कढ़ाई तथा क्रोशिया का काम भी कर लिया करती है। अपनी बनाई चीजों से घर को सजाना उसकी हॉबी है। सामने पार्क है, हरियाली तो मन मोहती है। पार्क की चहल पहल में वह न केवल अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करती है, वरन अकेलापन भी नहीं महसूस होता तथा काम भी हो जाता है। पर आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। टेबल पर रखा अखबार उठाकर पढ़ना चाहा, पर रोज वही मारकाट तथा उठापटक वाली राजनीति से भरे अखबार में भी उसका मन नहीं लगा। स्वयं को तनाव मुक्त करने के प्रयत्न में वह कुर्सी पर अधलेटी मुद्रा में लेट गई। न चाहते हुए भी अतीत और वर्तमान की किताब के पन्ने बार बार उसकी आंखों के सामने उड़कर उसे बेचैन करने लगे। अनामिका और मीरा उसकी दो बेटियां हैं। प्रारंभ से वह उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती रही हैं, चाहे स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक हो या एजुकेशन टूर के नाम पर बने देश में भ्रमण टूर। उसने उन पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई। यहाँ तक कि उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें अपनी आवश्यकताओं में भी कटौती करनी पड़ी। फिर भी अफसोस नहीं हुआ। वह यह सोचकर खुश होती रही कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति कर रही है, जिसके कारण उसकी बच्चियां स्वस्थ और स्वतंत्र वातावरण में पल रही है। आखिर बचपन की छोटी छोटी बातें ही तो बच्चों के मन में कुंठा पैदा करती है। वह पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुंठा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले उसने दोनों बच्चों के कमरे में लगवाया। बाद में वर्षों बाद एसी खरीदने का अजय का मन बना, तब पहला एसी भी उसने अनामिका और मीरा के कमरे में लगवाया, यह सोचकर कि कहीं उनके मन में यह न आए कि मम्मी पापा तो एसी में सो रहे हैं और हम कूलर में। अपनी इसी सोच के कारण उनके मैट्रिक करते ही उसने उनको बाइक खरीदवा दी थी, जिससे वे ठीक से पढ़ पाए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज और ट्यूशन करने में, साइकिल से आने जाने में थकान के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होने लगे। यही वह सोच नहीं पा रही थी कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो अनामिका उसे समझना ही नहीं चाह रही है।
अब महसूस हो रहा था कि माता पिता को बच्चों की मांग पूरी करते समय ऐसा एहसास दिलाना भी आवश्यक है कि जिस चीज की उसने मांग की है वह उसके लिए आवश्यक है, या वह दूसरों की देखा देखी उसको लेना चाह रहा है। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वह अपनी अनुचित मांगों पर अंकुश रख सके। प्रारंभ से ही हर अभाव से उन्हें दूर रखने के प्रयत्न के कारण ही अनामिका और मीरा थोड़ी स्वार्थी, ईर्ष्यालु और आत्मकेंद्रित होती चली गई थी। अपनी हर इच्छा पर उसकी सहमति की मुहर लगवाने की उनकी आदत पड़ गई थी। पर वह यह सोचकर उनकी इच्छा के आगे झुकती थी कि वे बच्चे हैं। अगर वे अपनी मांगें उसके सामने नहीं रखेगी तो और किसके सामने रखेगी। धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई। उससे परेशान होकर कभी कभी उनकी ऐसी जिद जिसका पूरा करना उस समय उसके लिए संभव नहीं होता था, वह उन्हें यह कहकर समझाने का प्रयास करती कि बेटा, इस समय तो यह संभव नहीं है, बाद में दिलवा देंगे, या थोड़ी बहुत जो बचत कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, हमारा जो है वह तुम दोनों का ही तो है। इस पर वे कहती, मम्मा, अगर हमारा ही है तो अभी हमारी इच्छा पूरी करवा दीजिए ना, बाद में पता नहीं आवश्यकता हो या न हो। उनके असहयोगात्मक रुख देखकर उनकी खुशी के लिए अजय मन मारकर सेविंग में से पैसे निकालकर उनकी इच्छा पूरी भी कर देते थे। पर अब लग रहा था ऐसा करके हम उनको तो बिगाड़ ही रहे थे, पर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुविधा, असुविधा या आवश्यकता का ही ध्यान रहता है। वे यह सोच ही नहीं पाती थी कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके माता पिता को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मीरा छोटी होने के बावजूद भी अनामिका की तुलना में थोड़ी समझदार थी, जबकि अनामिका सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। सविता ने सुना था कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा माता पिता से बेहद प्यार करती है, उन्हें कोई भी दुख नहीं होने देती, घर के काम में हाथ बटाती है, पर उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अनामिका और मीरा के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अनामिका जहाँ पढ़ाई के अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे में व्यस्त रहती थी, वहीं मीरा को पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। छोटी सी उम्र में ही उसकी पेंटिंग्स की कई प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी थी तथा सराही भी गई थी। दोनों ही अपने अपने कार्यकलापों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसके पास बैठने या बातें करने के भी उनके पास समय नहीं होता था। उसके पास आती तो सिर्फ काम से, या उन्हें पैसे चाहिए होते। घूमने फिरने के बावजूद अनामिका ने दिमाग अच्छा पाया था, अतः पढ़ाई में अव्वल आती रही। यही कारण था कि पहली बार में डॉक्टरी की प्रतियोगिता में चुन ली गई। अपने पापा की चहेती जैसे तैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, सफल भी होती चली गई। मुंह से इच्छा निकली ही नहीं कि पूरी होनी ही चाहिए, वरना शिकायतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। कभी सविता उसकी इस आदत पर टोकती तो अजय कहते, अभी बच्ची है, अपनी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम व्यर्थ परेशान होती हो। सविता कहना चाहकर भी नहीं कह पाती थी, बच्ची आखिर कब तक बच्ची रहेगी। समय के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी इच्छाएं बढ़ती ही गई। भला इच्छाओं का भी कभी अंत होता है, वह तो सुरसा के मुंह की भांति बढ़ती ही जाती है। उसके चेहरे पर खुशी देखकर अजय कहते, तुम व्यर्थ परेशान होती हो, इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। वे खुश तो हम खुश, पैसों का क्या, वह तो हाथ का मेल है, जब है तभी तो खर्च कर पा रहे हैं। खुशी तो सिर्फ इतनी ही थी कि वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही थी। उनके उन्नत भविष्य को देखकर सोचती, क्या अंतर है आजकल के लड़के और लड़कियों में। व्यर्थ लोग लड़की होने का मातम मनाते हैं, वरना आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम थोड़े ही हैं। अनामिका भी डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त होते ही अब उसका घर बसाने की चिंता प्रारंभ हो गई। कई लड़के देखने के पश्चात राजीव पसंद आया। वह भी डॉक्टर था। स्वप्नों को तो पंख तब लगे जब उसने तथा उसके घर वालों ने भी अनामिका को पसंद कर लिया। इससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात की थी कि उनकी कोई मांग नहीं थी। तारीख तय होते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। पहली शादी थी,
अतः सविता और अजय अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन वह और अजय विवाह के लिए दिए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रहे थे कि अनामिका आ गई। लिस्ट देखकर बोली, डैड, आपने तो माइक्रोवेव लिखा ही नहीं, और हाँ, 56 इंच वाला स्मार्ट टीवी ही दीजिएगा, वरना उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल तो देंगे ही। अब अनामिका का सारा समय फरमाइशों में और शॉपिंग में व्यतीत होने लगा। विवाह का जोड़ा उसने 50,000 का पसंद किया। गहने और सामान तो ठीक है, पर पूरी जिंदगी में 4-5 बार से अधिक न पहने जाने वाले लहंगे पर इतना पैसा खर्च सविता के संस्कारी मन को चुभा। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गया, बेटा, लहंगा कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है, कोई दूसरा देख ले। तुम भी माँ, विवाह आखिर में एक बार ही तो होता है, मुझे तो यही पसंद है। देखो ना, पिंक शिफॉन के इस लहंगे में कितना जेन्युइन जरदोजी वर्क किया गया है। विवाह के जोड़े की 50 साड़ियाँ भी उसने महंगी ही पसंद की। 21 साड़ियाँ देने की बात कही तो पहले वह तुनकी, फिर यह कहते हुए मान गई, तुम ठीक कहती हो माँ, साड़ियाँ तो कभी कभी ही पहनूंगी। अस्पताल जाने के लिए तो सलवार कुर्ता या जींस टॉप ही चाहिए। इतने सलवार सूट है तुम्हारे पास, वही ले जाना। सविता ने कहा, मम्मा, यह सब तो पुराने हैं, पहली बार पुराने सूट लेकर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें बाद में ले जाऊंगी। बात तो उसकी ठीक ही थी। अतः उसने कई जोड़े मनपसंद सलवार सूट भी खरीदे। उसके बाद मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पर्स और चप्पलों का भी दौर प्रारंभ हुआ। जेवर, घर का फर्नीचर भी उसने अपनी पसंद का ही लिया। सविता को लग रहा था कितना अंतर आ गया है आज और कल में। एक समय था जब विवाह के लेन देन की बात उठते ही लड़कियां उठकर चली जाती थी, लेकिन आजकल वे इसमें खुलकर हिस्सा ही नहीं लेती, वरन अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हुए लिस्ट में फेरबदल भी करवाती है। वह समझ नहीं पा रही थी यह उनकी जागरूकता है या लोलुपता। अनामिका की फरमाइशों को सुनकर अजय भी तनाव में आने लगे थे। यद्यपि उन्होंने अत्यंत योजनाबद्ध रूप में प्लानिंग की थी, पर अनामिका की डॉक्टरी की पढ़ाई में काफ़ी खर्चा हो गया था, तथा इसी बीच मीरा के इंजीनियरिंग में आने के कारण उसकी फीस के साथ हॉस्टल का खर्चा भी देना पड़ रहा था, जिसके कारण उनकी बचत नहीं हो पा रही थी। अब विवाह के लिए उनको पीएफ से रकम निकलवाने के अतिरिक्त बैंक से भी लोन लेना पड़ रहा था। अनामिका के विवाह पर होते खर्च को देखकर सविता को महसूस हो रहा था कि लोग सच ही कहते हैं कि लड़के लड़की में अंतर होता है। लड़की की पढ़ाई में तो खर्चा होता ही है, विवाह में भी खर्चा करना पड़ता है। लड़के के विवाह में खर्च किया पैसा घर में ही रह जाता है, जबकि लड़की के विवाह में भरा घर भी खाली हो जाता है। शायद इसलिए लड़की के होने पर मातम मनाया जाता है। अचानक उसे अपने विचारों पर ही वितृष्णा हो आई। किस जमाने की बात सोच रही हो? वह जो खुद दे रही हो, अनामिका के खुशी के लिए ही तो दे रही है, फिर अफसोस क्यों? बार बार मन को समझाती, पर फिर भी न जाने क्यों अनामिका की नित नई फरमाइशें सुनकर मन बिदक उठता। कैसी लड़की है यह, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही है। उसे इस बात का एहसास क्यों नहीं होता कि उसके पिता विवाह के लिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पा रहे हैं। पैसे कोई पेड़ पर तो नहीं उगते हैं ना, कि चाहो जितने तोड़ लो। उसकी नित नई फरमाइशें सुनकर एक दिन मीरा भी बोल उठी, दीदी ने तो ऐसी लूट मचा रखी है, मानो फिर कभी कुछ मिले या न मिले। उस समय उसने मीरा को टोक दिया, पर उसने जो कहा वही उसके मन में चल रहा था। तो क्या लड़कियां स्वयं भी दहेज चाहने लगी हैं? बार बार यही प्रश्न उसके मन मस्तिष्क को मतने लगा था। शायद आज का युवा वर्ग अपनी गृहस्थी को तिनका तिनका जोड़कर सजाने में विश्वास नहीं रखता। यही कारण है कि आजकल लड़के वाले दहेज मांगे या न मांगे, वरन लड़कियां ही दहेज में ऐशो आराम के सारे साधन चाहती है। दहेज को सदा से सामाजिक बुराई, समाज की रग रग में व्याप्त कोड के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी बलि बेदी पर न जाने कितनी कन्याओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसे रोकने के लिए दहेज विरोधी कानून भी बनाए गए हैं। पर क्या इससे मुक्ति मिल पाई है? मुक्ति मिल पाना तो दूर, ये समाज में ऐसा गुण मिल गया है कि इसे अब सम्भ्रांत तबकों में पुत्री की गृहस्थी बसाने का सर्वसुलभ सर्वसम्मत उपाय मान लिया गया है।
समझदार लोग अब इस बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता ही है कि पुत्री के समझदार माता पिता बिना मांगे ही अपनी पुत्री को वह सब देंगे जिसकी उसे आवश्यकता है। शायद यही कारण है कि अनामिका के ससुराल वालों ने इस संदर्भ में उनसे कुछ नहीं कहा, पर अनामिका उनकी अपनी बेटी का व्यवहार देखकर सविता को लग रहा था कि कहीं दहेज युवा पीढ़ी की परिवर्तित सोच के कारण सामाजिक मान्यता न प्राप्त कर ले। विवाह का दिन भी आ गया। गुलाबी जोड़े में सजी अनामिका परी सी लग रही थी, किसी की नजर न लग जाए इसलिए उसने उनके कान के पीछे एक काला तिल बना दिया था। उसे ऐसा करते देख अनामिका खूब हंसी थी। विवाह की सारी रस्में खुशी हंसी निपट गई। अनामिका और राजीव की परफेक्ट जोड़ी को देखकर सब नाते रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी उसे बधाई देने लगे तो वह गर्व से भर उठी थी। हंसते खिलखिलाते माहौल में वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। विदाई की वेला भी आ गई। अचानक हंसी खुशी से भरा माहौल बोझिल होने लगा, पर सविता ने स्वयं पर काबू रखा। उसकी मान्यता रही थी कि बेटी को रोते रोते नहीं वरना हंसते हुए विदा करना चाहिए। जब हम हंसी खुशी विवाह की सारी रस्में निभा रहे हैं तो रोना क्यों? विदा के समय बेटी अच्छी यादें लेकर जाए, न कि माता पिता के आंसुओं से भरे चेहरे को। जब जब उसे वे चेहरे याद आएंगे तो क्या उसका मन नहीं धड़केगा? अपनी इसी मनस्थिति के कारण विदा के समय वह यत्नपूर्वक आंसुओं को पीती रही, पर उन्हें बहने नहीं दिया। विदा के समय गले लगती बेटी को ढांढस बंधाने के बजाय अजय भी फपक कर रो पड़े थे। किंतु सविता रीति आंखों से पुत्री को विदा होते देख रही थी, पर आंखों से एक भी आंसू नहीं ढलकने दिया। बस होले से गले लगाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अपने नए घर में आंसुओं के साथ नहीं वरना खुशी खुशी जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, बस यही कामना है। देखो कैसी माँ है। मेरी बेटी विदा हुई थी तब कई दिनों तक मेरे आंसुओं ने रुकने का नाम ही नहीं लिया था। उसे बेटी को विदा करते हुए देखकर उसकी पड़ोसन ने कहा, हाँ दीदी, पत्थर दिल है, सबकी आंखों से आंसू तो निकल रहे हैं और यह है बुत बनी खड़ी है। दूसरी आवाज आई। सविता का मन किया कि एक बार पलट कर देखे, पर मन पर काबू कर लिया। और आखिर क्यों रोए? खुशी खुशी उसने अपनी पुत्री के लिए घर वर ढूंढा है। रोककर खुशी के माहौल को गमगीन बनाना क्या उचित है? पर सदियों से पुराने रीति रिवाज केवल उसके चाहने से तो नहीं बदल सकते। अतः उनके वाक्य सुनकर भी वह चुप लगा गई। उसे चुप देखकर बात संभाली थी उसकी ननंद संध्या ने, जिसने उन्हें टोकते हुए कहा था, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? बेटी के वियोग में भाभी के आंसू सूख गए हैं। दुख में कभी आंसू बह निकलते हैं तो कभी सूख जाते हैं। फिर सविता की ओर मुखातिब होकर उसको अपने अंक में समेटते हुए कहा, भाभी, अनामिका दूर थोड़ी गई है, आप जब चाहें मिल लेना। सूनी आंखों से वह संध्या की ओर देखती रह गई, मानो कहना चाह रही हो, क्या अन्य रस्मों की तरह यह रस्म निभाना भी जरूरी है? वह खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर रही है और उसमें कौन सा गुनाह हो गया है? खुद रोकर बेटी को भी रुलाना, उसे एहसास दिलाना कि वह आज से उनके लिए पराई हो गई है, क्या उचित है? उसकी बेटी आज भी उसके लिए उतनी ही अपनी है जितनी विवाह से पहले थी। तभी तो उसने और अजय ने उसे हर सुख सुविधा की हर चीज दी थी। 6 महीने हो गए थे अनामिका के विवाह को। उसके चेहरे पर खुशी को देखकर वह अभिभूत हो उठती थी। राजीव उसका बेहद ख्याल रखता था। ससुराल भी अच्छी और संपन्न थी, पर वह अभी भी आती, डेकोरेशन की, किचन की या कोई भी मनपसंद चीज यह कहकर ले जाती थी, मम्मा मेरे पास नहीं है, क्या मैं ले जाऊं? भला उसके आग्रह को वह कैसे नकार पाती, भले ही बाद में उस चीज की वजह से उसे परेशानी हुई हो। पर बच्चों की खुशी के आगे माता पिता को अपनी हर परेशानी बेईमानी लगती है। ऐसा नहीं है कि वह यह चीजें खरीद नहीं सकती थी। कुछ दिनों पूर्व उसने 70 लाख का 3 बेडरूम का फ्लैट बुक करवाया था। अपना एक अलग नर्सिंग होम खोलने की भी प्लानिंग चल रही थी, पर फिर भी छोटी छोटी चीजें मांगना या ले जाना उसकी आदत बन गई थी। विवाह के कुछ दिन पश्चात अनामिका आई। उस समय मीरा भी आई हुई थी। दोनों बहनों को एक साथ हंसते खिलखिलाते देख वह भी बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। जब वह जाने लगी तब उसने ड्राइंग रूम में रखे सिरेन की फ्लावर पॉट को देखकर कहा, मम्मा,
मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कोई फ्लावर पॉट नहीं है। क्या मैं इसे ले जाऊं? अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ, कहकर उसने उसे फ्लावर पॉट ले जाने की इजाज़त दे दी थी। उसके जाने के पश्चात मीरा ने क्रोधित होकर कहा था, मम्मा, दीदी की यह आदत अच्छी नहीं लगती। फ्लावर पॉट वह स्वयं भी तो खरीद सकती थी। ले जाने की क्या आवश्यकता थी? तेरी बड़ी बहन है, विवाह हो गया है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसका इस घर में कोई अधिकार ही नहीं रहा है। कहते हुए उसने मीरा को समझाने का प्रयत्न किया। और अब यह फोन, वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी अनामिका को हो क्या गया है। उसका अपना खून होते हुए भी वह उसकी परेशानी, उनकी समस्याओं को क्यों समझ नहीं पा रही है। मीरा की पढ़ाई का खर्चा है। 3 वर्ष पश्चात उसने मीरा का विवाह भी करना है। उसके विवाह के लिए लोन की किस्तें अभी चुक रही है। फिर भी यह मांग, उनकी पसंद का हर सामान उसके विवाह में दिया था, पर सर्दी में विवाह होने के कारण बस ऐसे ही नहीं दे पाए थे। और आजकल उसने उसकी मांग भी कर डाली। डोरबेल ने उसकी विचार तंद्रा को भंग कर दिया। दरवाजा खोला तो सामने उसकी पड़ोसन अंजलि थी। आते ही उसने कहा, मन बहुत परेशान था इसलिए तेरे पास चली आई। क्या बात है? अपनी परेशानियों को परे धकेलते हुए उसने प्रश्न किया। सविता, क्या बताऊं? समझ नहीं आ रहा क्या कहूं या न कहूं। ऐसी क्या बात है? पड़ोसन और अच्छे मित्र होने के कारण अगर हम आपस में बात शेयर नहीं करेंगे तो समाधान कैसे कर पाएंगे? तू सच कह रही है सविता। अब बता भी, क्या बात है? तू तो जानती ही है, पल्लव का अभी पिछले वर्ष विवाह किया है। वह बिना दहेज के पल्लव और संजना दोनों ही अच्छा कमा रहे हैं। लाखों का पैकेज है दोनों का। पर जब देखो भिखमंगों की तरह हाथ ही फैलाए रहते हैं। उन्हें घर खरीदना है, उसके लिए उन्हें डिपॉजिट के लिए 10 लाख चाहिए। अभी 6 महीने पूर्व ही कार के लिए 2 लाख दे चुके हैं। हमने तो कभी किसी से नहीं मांगा। जब पैसा बचा, आवश्यकता का सामान खरीद लिया। सविता, पल्लव को यह भी नहीं लगता कि 2-4 वर्ष पश्चात वनीता का विवाह करना है। अगर उसकी ऐसे ही डिमांड रही तो कैसे कर पाएंगे वनीता का विवाह? उनके खर्चों में कोई कमी नहीं है। अभी पिछले महीने ही उसके पास 10 दिन रहकर आए हैं। हर दूसरे दिन खाना बाहर का, कपड़े ब्रांडेड, फ्रिज भरा पड़ा रहता है तरह तरह के फ्रोजन फ्रूट से। हमने कहा फ्रेश खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो पल्लव ने कहा, मम्मा, संजना को फुर्सत कहाँ मिलती है खाना बनाने की। अतः अगर कभी अवसर मिला तो कुछ बना लिया, वरना इनसे काम चला लेते हैं, नहीं तो बाहर से खाना मंगा लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया है नई पीढ़ी को। हमारी पीढ़ी में तो औरतें काम भी करती थी पर थकती नहीं थी। अंजलि, गलती उनकी नहीं हमारी है, शून्य में निहारते हुए सविता ने कहा। जिस समस्या से वह परेशान थी, ठीक उसी तरह की समस्या से अंजलि घिरी हुई थी। क्या कह रही हो सविता? हम दोषी हैं? पर हम कैसे? हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया। हमने उन्हें जीवन की कटु सच्चाइयों से दूर रखा। सच तो यह है अंजलि, पुत्र हो या पुत्री, जब वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तब उन्हें यह एहसास दिलाना आवश्यक है कि वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं से स्वयं निपटे, न कि हर बार अपने माता पिता की ओर देखें, वरना वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। सविता, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या वह हम पर स्वार्थी होने का आरोप नहीं लगाएंगे? कहीं उसके मन मस्तिष्क में यह बात तो नहीं बैठ जाएगी कि हमारी आवश्यकता के समय हमारे माता पिता ने हमारी सहायता नहीं की, फिर हम उनकी आवश्यकता के समय उनका साथ क्यों दें? तुम्हारा कहना सत्य है। शायद हमारी इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं वे। पर आखिर कब तक हम उनकी मांगों के सम्मुख झुकते रहेंगे? आखिर उन्हें भी हमारी मजबूरियों और परेशानियों को समझना होगा। तुम ठीक कह रही हो सविता। मैं आज ही विजय से बात करूंगी। अगर पल्लव को समझा पाए, घर इतना आवश्यक भी नहीं है, 1 वर्ष 2 वर्ष पश्चात भी ले सकता है। अंजलि कहकर चली गई। सविता ने सोच लिया था कि वह अनामिका की इस मांग के बारे में अजय को कुछ नहीं बताएगी, स्वयं ही कोई न कोई रास्ता निकालेगी। दूसरे दिन अजय को ऑफिस भेजकर निपटी ही थी कि फिर अनामिका का फोन आया। मम्मा,
क्या तुमने डैड से पूछा? बेटी, तुम तो हमारे घर की परिस्थिति से भलीभांति परिचित हो। अभी तुम्हारे विवाह का इतना खर्चा हुआ है, लोन लिया है, पैसे तो चुकाना ही है। साथ ही मीरा की पढ़ाई के खर्च भी हैं। 3-4 वर्ष में उसका विवाह भी करना है। स्वर में अनचाहे ही गिड़गिड़ाहट आ गई। सिर्फ 10,000 ही तो मांग रही हूँ। पूरा एसी खरीद देने के लिए तो नहीं कह रही हूँ। उसके लिए भी तुम मना कर रही हो। वह तो हम अपने आप ही खरीद लेते, पर आपको तो पता ही है, कुछ दिन पूर्व राजीव ने फ्लैट बुक करा लिया है। उसी के लिए 2 लाख एडवांस देना पड़ा है, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। तुम तो कहती थी कि हमारा जो कुछ है वह तुम दोनों का है, फिर मना क्यों कर रही हो? कहकर उसने क्रोध में फोन रख दिया था। यह उसका चिर परिचित अंदाज था। उसे मालूम था उसका फोन फिर आएगा, और इस बार उसने भी निर्णय ले लिया था कि इस बार वह झुकेगी नहीं। आखिर कब तक उसकी नाजायज और जायज मांगों को पूरा करती रहेगी? कब वह अपने माता पिता के एहसासों को समझेगी? अब वह बच्ची नहीं है। उसे समझना चाहिए कि उसके माता पिता की भी अपनी जिंदगी है, उनके अपने खर्चे हैं। बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हुए जीवन के लिए कुछ बचाना भी है। फिर वह अकेली तो नहीं है, उसकी एक बहन है और उसे पढ़ाना है, उसका भी घर बसाना है। यहाँ तो एक की कमाई से ही घर चल रहा है। वे तो दोनों ही कमाते हैं, फिर भी जब चाहे अपनी डिमांड रख देती है। कमाऊ बच्चे अगर माता पिता को कुछ दे नहीं सकते तो उनसे मांगे भी तो नहीं। सविता को मालूम था कि अनामिका की मांग को ठुकराना आसान नहीं होगा। शायद अजय से भी टक्कर लेनी पड़े, माँ बेटी के रिश्ते में दरार भी आए, स्वार्थी बनने का इल्जाम भी लगे, पर वह झुकेगी नहीं। माता पिता का काम बच्चे को पालना ही नहीं, उन्हें सुखी भविष्य देने के साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराना होता है। आज हम हैं, पर जब कल हम नहीं रहेंगे, तब भी उन्हें अपनी समस्याओं से स्वयं ही जूझना पड़ेगा। आखिर कब तक वह हमारी उंगली पकड़कर चलती रहेगी? कब तक उसकी मांगों के सामने हम सिर झुकाते रहेंगे? कभी न कभी, कहीं न कहीं तो इन नाजायज मांगों पर रोक लगानी ही होगी। फिर आज से ही क्यों नहीं? वह अजय से बात नहीं कर पाई थी कि शाम को ऑफिस से अजय के आते ही फोन की घंटी बजी। फोन अजय ने ही उठाया। फोन अनामिका का ही था। उसकी मांग सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, पैसे मैं भेज दूंगा। सविता के पूछने पर अजय ने अनामिका से कही बात बताई तो सविता ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। उसकी बात सुनकर अजय ने सहज स्वर में कहा, सविता, अनामिका हमारी बच्ची है, हमसे कुछ मांग रही है तो मना करना उचित नहीं है। वैसे भी अगले माह उसका जन्मदिन है, उस पर उसे उपहार तो दोगी ही, यही सही। वैसे भी इसी महीने मेरी एक NSC मैच्योर हो गई है, करीब 50,000 के हैं। सोच रहा हूँ उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा, मीरा के विवाह के वक्त काम आएंगे। अब 25,000 ही डालूंगा। कहते हुए अजय के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। वह चुपचाप फ्रेश होने चले गए। अजय की पेशकश सुनकर सविता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, पर अजय के चेहरे पर छाया दर्द उसे इतना एहसास अवश्य करा रहा था कि कुछ को छोड़ दें तो आज की पीढ़ी जरूरत से ज्यादा स्वार्थी और लालची होती जा रही है। अपनी कमाई को तो क्लब, होटलों और पिक्चरों, डिजाइनर कपड़ों में खर्च करके जीवन का एक एक पल का एंजॉय करना चाहती है, और बूढ़े होते माता पिता की कोई चिंता ही नहीं है। आज के इस यथार्थ से जूझती सविता को दुख तो इस बात का था कि यह लड़के तो लड़के, आज की लड़कियां भी माता पिता से रुपए ऐंठने में पीछे नहीं हैं। तभी तो उनकी मांगे नित सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। सिर्फ उनकी नहीं, उसकी सखियां अंजलि, नीना, बबीता, करुणा, अंजना, सबकी भी अपने बेटों बेटियों से यही शिकायत है। नीना की बेटी पल्लवी का विवाह अनामिका के विवाह के पश्चात हुआ था। वह अपनी बेटी की नित नई मांगों से परेशान है। एक ही प्रश्न उसके दिलो दिमाग में बार बार मथ रहा था, दहेज, जो कल तक सामाजिक बुराई था, कहीं आज मान्यता तो प्राप्त नहीं करता जा रहा है, या जीने के मापदंड ही बदल गए हैं। पर इसमें दोष किसका है? अंतर्मन ने टोका, दोष बच्चों का ही है।
वे स्वार्थी होते जा रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि तुमने उनमें सिर्फ अपने बारे में सोचने की प्रवृत्ति पैदा की है। उनका अलग कमरा, अलग चीजें उनमें एकात्मकवादी सोच पैदा करती गई। तुम मानो या ना मानो, दोस्त तुम जैसों का ही है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। बच्चों में कुंठा, नापसंदगी, हीन भावना न आए, इसलिए हम बच्चों की जायज और नाजायज दोनों मांगे पूरी करते जाते हैं। जब अति होने लगती है तब हम बच्चों को दोष देने लगते हैं। वास्तव में दोषी हम ही हैं। परवरिश हमारी है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी अंदाज में सविता अस्त होते सूरज की ओर देखने लगी, जो अभी तो अस्ताचल में जा रहा था, पर शीघ्र ही कल सुबह आशा की नव किरण के साथ उदित होगा। कभी तो कोई न कोई किरण आकर उसके मन के अंधेरे को अवश्य दूर करेगी। कभी तो अनामिका अपने माता पिता का दर्द समझेगी। इस आस के संग उसने अपने घायल तन मन को संभालने के साथ अपने अनियंत्रित विचारों को झटकने का प्रयत्न किया तथा अजय के लिए चाय बनाने चल दी। मित्रों, आजकल के परिवेश में माता पिता ये सोचते हैं, जो चीज हमें नहीं मिली वो हमारे बच्चों को मिले। जो संघर्ष हमने किया वो हमारे बच्चे ना करें, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और बच्चे इस तरह माँ बाप का फायदा उठाने लग जाते हैं। अतः बच्चों को संघर्ष करने से बचाने से अच्छा है उन्हें संघर्षशील बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी के वीडियो पसंद आ रहे हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।